नमस्कार, मैं नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट डॉक्टर संतोष गुप्ता। वेलोपैथी हेल्थ प्रोटेक्शन फाउंडेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये वेलोपैथी की ऑनलाइन क्लासेस है जिसके अंदर हम वेलोपैथी के नियम और सिद्धांत समझ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वेलोपैथी का चौथा सिद्धांत। वेलोपैथी का चौथा सिद्धांत है आहार का सिद्धांत। क्या कहता है आहार का सिद्धांत? जीवन जीने के लिए भोजन अति आवश्यक है, लेकिन क्या खाएं और कैसे खाएं, ये एक कला है। ये कला आप लोगों को अपने अंदर विकसित करना है। दुनिया के प्रत्येक जीव को मालूम होता है उसे क्या खाना है। एक इंसान ही ऐसा जीव है जिसे ये नहीं मालूम उसे क्या खाना है। ये जो सिद्धांत है ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पूरा जीवन इसी पर टिका है। अगर ये आपने सही कर लिया तो मान लीजिए आपने पूरी जीवन शैली सही कर ली। इसी पे पूरी जीवन शैली टिकी हुई है। आप जानते ही हैं कि जो वेलोपैथी है ये ट्राइप एंड बैलेंस आधारित एक जीवन शैली है। फूड, पोस्चर और माइंड। फूड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर फूड समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। जो नेचर है, मदर नेचर ने हर एक जीव के लिए उसका आहार सुनिश्चित किया है। हाथी को मालूम है उसे क्या खाना है, शेर को मालूम है उसे क्या खाना है, इवन शेर के बच्चे को भी मालूम है उसे क्या खाना है। लेकिन इंसान, इसे बिल्कुल नहीं मालूम कि इसे क्या खाना है। या तो धर्म डिसाइड करता है कि इसे क्या खाना है, या उसकी जीवन शैली डिसाइड करती है कि उसे क्या खाना है, और कहीं उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि तुझे क्या खाना है। अगर हमने नेचुरल जीवन शैली हमें जीना है तो हमें यह सीखना पड़ेगा कि आहार होता क्या है, हम किस आहार के लिए बने हैं। और वेलोपैथी आपको यही चीज़ें सिखाती है। आपको अंतर करना सिखाती है कि सही और गलत में क्या अंतर होता है। अगर आपने ये कला अपने अंदर विकसित कर ली तो आप सब कुछ सीख जाएंगे, क्योंकि वेलोपैथी आहार का जो सिद्धांत है ये कहता है कि जीवन जीने के लिए भोजन अति आवश्यक है, लेकिन क्या खाएं और कैसे खाएं, यह कला है। और आज आपको ये कला सीखना होगी। अगर ये कला आपने सीख ली तो जीवन में आप कभी भी बीमारियों की तरफ नहीं जाएंगे। और ये कला आपने नहीं सीखी तो आपके घर बीमारी कभी भी वापस आ सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेलोपैथी आहार के इस सिद्धांत को और थोड़ा डीप में समझते हैं। देखिए, ये है रियल फूड और एक है जंक फूड और होता है मेडिसिन। ये तीनों ही खाने लायक चीज़ें हैं, लेकिन रियल फूड अलग होता है और जो जंक फूड है वो अलग होता है। रियल फूड कुदरत हमें बना के देती है, ये नॉन रिफाइन होता है, इसमें कोई रिफाइनिंग प्रोसेस नहीं होती। कुदरत हमें डायरेक्ट देती है, ये रेडी टू ईट होता है। कुदरत जैसे देगी हम उसको वैसा के वैसा खा सकते हैं। और एक होता है रिफाइंड फूड, ये कुदरत में कहीं उगता नहीं है, इसे इंसान बनाते हैं। और केवल अच्छा दिखना और अच्छा स्वाद होना ही मकसद होता है, स्वास्थ्य इसमें मकसद नहीं होता। कुदरत यहाँ ऐसा कुछ नहीं सोचती। कुदरत सोचती है कि मेरे जितने बच्चे हैं वो स्वस्थ रहें। वो स्वाद कम देखती है और स्वास्थ्य ज़्यादा देखती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हम जब ये आहार बहुत ज़्यादा खाते हैं और इसी पे अपनी जीवन शैली को बेस बना लेते हैं, हम ट्रेंड बना लेते हैं कि आज का ये कल्चर है, ये कल्चर नहीं है। आप अपने साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। आप अपने आप को ऐसे आहार का आदी बना रहे हैं जिसका मकसद केवल और केवल आपको ये आहार खिलाना है। ये फूड इंडस्ट्री द्वारा बनाया जाता है और फूड इंडस्ट्री की इनकम है आपके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इसे खाया जाए, तो इसे केवल और केवल स्वादिष्ट और दिखने में अच्छा बनाया जाएगा। ये हेल्दीएस्ट कभी नहीं होगा, इसीलिए इसको जंक फूड कहा गया है, जो शरीर के काम का ना हो। और वेलोपैथी ऐसे आहार को कचरा भी कहती है, क्योंकि ये शरीर के कोई काम नहीं आता, उल्टा नुकसान कर देता है। और जब ये आहार ज़्यादा खाते हैं तो हमें ये आहार खाना पड़ता है, जबकि ये आहार नहीं है, ये औषधियाँ हैं। और औषधियों का नियम कहता है कि औषधियों का प्रयोग बीमारी आने पर 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, अधिकतम 11 दिन ही करना है, जो भी डॉक्टर की सहायता से, सेल्फ मेडिकेशन तो भी नहीं करना है। लेकिन हम इन्हें भी आहार मान लेते हैं और सुबह सुबह एलोवेरा का जूस पीना नियमित स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? पाचन तंत्र अच्छा रहता है। वेलोपैथी कहती है कि भैया जिस चीज से पाचन तंत्र खराब होता है उससे हटा दो। लाक्षणिक चिकित्सा क्यों करते हो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्यों करते हो? आज से हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करना है। आपका शरीर पागल नहीं है,
जो आपको कोई सिम्टम दे रहा है। अगर कोई सिम्टम आ रहा है, उस सिम्टम की जड़ पकड़ो, ये क्यों आ रहा है, 5 वाई एनालिसिस लगाओ। क्या होगा, आप उसकी जड़ तक पहुंच जाओगे, देन जड़ हटा दो, कुछ दिन के लिए मेडिसिन खा भी लो और कुछ दिनों के बाद मेडिसिन हट जाएगी क्योंकि आपने जड़ हटा दी है। पर लोग गलती क्या करते हैं, वो जड़ नहीं हटाते, वो मेडिसिन नियमित खाने लग जाते हैं। तो हमें इनमें सब में अंतर समझना है कि रियल फूड क्या होता है और जो जंक फूड होता है वो क्या होता है। रियल फूड है ना, कच्चा आहार या बिना पका आहार जिसे कुदरत ने पकाया हो, है ना। यहाँ देखिए, ये 2 टमाटर नजर आ रहे हैं। एक टमाटर जो है अभी कच्चा है और एक पक चुका है। तो जो पका हुआ है वही खाने लायक होता है। हमारे आंखें कलर देख के पता लगा लेती है कि वो खाने लायक है या नहीं है। केला अगर हम देख रहे हैं, कौन सा खाने लायक है और कौन सा खाने लायक नहीं है। वो आहार जिसे कुदरत ने पका दिया हो। अभी हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि मार्केट से अध कच्चा आहार लाते हैं। वो टमाटर ले आते हैं जो आधा हरा है आधा कच्चा है। ऐसा टमाटर आपके शरीर के अंदर नुकसान कर देगा, गैस, एसिडिटी, अफारा पैदा कर देगा, अपच कर देगा। ऐसा केला आपके शरीर के अंदर नुकसान कर देगा। ऐसा आहार जो अध कच्चा तोड़ लिया गया हो, भले वो नींबू ही क्यों ना हो। मार्केट में बहुत सारे नींबू आते हैं, हम पीला पीला नींबू नहीं देखते, हमें थोड़ा अच्छा टाइट टाइट कड़क कड़क नींबू चाहिए और वो हल्का हरा होता है। हम उसे ले आते हैं और जब उसको यूज़ करते हैं तो हमारे जोड़ों में दर्द होना चालू हो जाता है। फिर कहते हैं कि नींबू से तो दर्द होता है। अरे नींबू से आपको दर्द नहीं हुआ, आपने उसको अध कच्चा तोड़ लिया, उसमें सारे पोषक तत्व अभी आए ही नहीं हैं, उसे तोड़ लिया गया है। जो अंतर 7 मासी बच्चे और 9 मासी बच्चे में होता है, वही अंतर जब अध कच्चा कोई फल तोड़ लिया जाए तो उसमें आता है। वो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होगा, वो शरीर को नुकसान पहुंचा देगा, है ना। ये वाला जो फूड होगा, इसको रॉ फूड भी कहा जाता है। मतलब कुदरत ने इसे पका दिया है, आप इसको रॉ फॉर्म में ही खा सकते हो, इसको फिर से पकाने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि टमाटर कच्चा थोड़ी ना खाया जाता है। अरे कुदरत ने इसको पका दिया है, आप खा सकते हैं, इसीलिए सैलेड में सबसे ज्यादा यूज होता है। फिर है आग से पकाया हुआ आहार, जिसे कुदरत और आग दोनों ने पकाया हुआ हो। कुदरत ने कुछ आहार हमें ऐसे दिए हैं जो अध कच्चे फॉर्मेट में ही हैं, जैसे सारे अनाज, जैसे चावल, दाल। ये क्या है, हमें इसको आग के माध्यम से पकाना होगा। इसे हम स्टोर करके रख सकते हैं और जब पकाना हो तो पानी और आग के साथ स्टीम करके हम इन्हें पकाकर खा सकते हैं। तो ऐसा आहार जो कहलाएगा वो दूसरे नंबर पे आएगा, जो कि आग से पकाया हुआ आहार होगा, जो कि हमारा ट्रेडिशनल फूड है, दाल चावल सब्जी रोटी सलाद चटनी। फिर है उद्योगों में बने आहार, जिसे अधिक समय तक संरक्षित करने के लिए बनाया गया है, प्रिजर्वेटिव डाल डालकर बनाया गया है। ऐसा आहार जो है वो केवल और केवल कहीं उगेगा नहीं, किसी न किसी इंडस्ट्री में बनाया जाएगा। जैसे बिस्किट हो गया, आपका पिज्ज़ा है, बर्गर है, ये कहीं उगते नहीं हैं, इन्हें बनाया जाता है। इनका मेन इंग्रेडिएंट होता है शुगर, फैट और सॉल्ट। इन 3 में से कोई ना कोई एक आहार इसमें मिलाया ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पिज्ज़ा की बात करें तो इसमें क्या मिला हुआ है, किस चीज़ की अधिकता है, इसके अंदर फैट की अधिकता है और सॉल्ट की अधिकता है। दैट्स वाई हमें ये अच्छा लगता है। और जो इसका पैड बनाया जाता है वो गेहूं का होता है, और गेहूं जो है वो थोड़ा स्वीटनेस लिए होता है क्योंकि वो मैदा होता है और मैदा थोड़ा स्वाद में मीठा होता है। दैट्स वाई ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, और कॉम्बिनेशन बनने की वजह से ये एक ब्लिस पॉइंट पे चला जाता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील आता है उसको खाने के बाद, और हम ऐसे आहार के एडिक्टेड हो जाते हैं। तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आपको बेवकूफ़ बनाने वाले 3 इंग्रेडिएंट जो फूड इंडस्ट्री है उसके पास मौजूद हैं। वो है शुगर, फैट और सॉल्ट। जब कभी भी बीमारी आती है, डॉक्टर बोलता है थोड़ा शुगर कम कर दो, फैट कम कर दो, सॉल्ट कम कर दो, तो बीमारी आने से पहले भी कम किया जा सकता है। इन्हें यदा कदा खाएं, दैनिक दिनचर्या का हिस्सा ना बनाएं। ये ना सोचें कि ये हेल्दी है, मन को बता के रखो कि ये कचरा है, उसके बावजूद भी खाइए, लेकिन पता होना चाहिए कि ये अनहेल्दी, जो मैं खा रहा हूं ये अनहेल्दी आहार है। ये शरीर को फायदा नहीं देगा लेकिन नुकसान जरूर कर सकता है। मेडिसिन के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। ये मेडिसिन का उपयोग हमें कब करना है?
आपको स्वस्थ होने के लिए करना है या स्वस्थ रहने के लिए करना है? लोगों को ये पता ही नहीं है मेडिसिन कब खाना होती है। मेडिसिन खाना होती है केवल और केवल स्वस्थ होने के लिए। मतलब आप कहीं किसी बीमारी से ग्रसित हैं, बीमार हैं, वहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको औषधि की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वस्थ जीवन जीने के लिए आपको वेलोपैथी की आवश्यकता होती है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए नियम और सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, अच्छा आहार क्या है, बुरा आहार क्या है, फूड पोस्चर माइंड क्या है, ये जीवन शैली है। स्वस्थ अगर रहना है तो वेलोपैथी ही एकमात्र सहारा है जिसके माध्यम से बिना दवा के आप अपना स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और वही हमारा काम होता है। हम वेलोपैथी को सीखते हैं, सिखाते हैं और स्वस्थ रह के दिखाते हैं। कच्चा आहार जिसे कुदरत ने पकाया हो, या इसे जीवित आहार भी कहा जाता है, इसे लाइव फूड कहा जाता है। यहाँ सारे आहार आप जो देख रहे हैं ये कुदरत द्वारा बेहतरीन तरीके से पका दिए गए हैं, तभी ये मार्केट में आए हैं। ये हमारे खाने लायक हैं, हमें इन्हें रेडी टू यूज़ है, हाथों हाथ खाए जा सकते हैं। कुछ आहार ऐसा होगा, सब्जियां ऐसी होगी जिसे हम स्टीम करके या फ्राई करके हमें उसको खाना होगा। आग के माध्यम से उसको डाइजेस्टेबल रूप में लेकर आना होगा। इसको जीवित आहार क्यों कहा जाता है? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है वो एंजाइम्स होते हैं। इन एंजाइम्स की वजह से ही इन्हें लाइव फूड कहा जाता है। एक फ्रूटी ले लो, जो फ्रूटी है वो क्या होगी? वो डेड फूड होगी, क्योंकि उसमें कोई एंजाइम नहीं है। उसी की जगह एक आम ले लो तो आम जो है वो लाइव फूड कहलाएगा, जो हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि ये एंजाइम जो है ये हमारे पाचन तंत्र के अंदर भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। इसीलिए जब कभी भी आप जो खाना पकाते हो उससे होता यह है कि ये एंजाइम जो हेल्दी होते हैं ये नष्ट होने लग जाते हैं, अब वो खाना पचाने में मदद नहीं कर पाएंगे। तो वेलोपैथी का सबसे अच्छा प्यारा सा एक सिद्धांत कहता है कि आप अपने आहार के साथ में फूड रेशियो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कच्चा आहार भी खाओ और गैस पे पकाया हुआ आहार भी खाओ। मतलब सलाद ऐड कर लो, और मल्टीग्रीन सलाद हो, उसके अंदर सारी चीज़ें हों, उसके अंदर प्याज भी आ जाए, उसके अंदर चुकंदर भी आ जाए, उसमें टमाटर भी आ जाए, मूली भी आ जाए, गाजर भी आ जाए, कुछ मीठे फल भी आ जाएं। इससे क्या होगा? भरपूर मात्रा में लाइव एंजाइम्स उसमें आ जाएंगे, मल्टी वाइटामिन उसके अंदर आ जाएगा। भोजन का अंत मीठे फल से करेंगे तो शरीर को परिपूर्ण लगेगा, सर्वश्रेष्ठ आहार वो कहलाएगा। इसलिए ये कला आप सीख लीजिए, और वेलोपैथी फॉलो करने वाले व्यक्ति के अंदर ही खाने को चुनने की कला होती है। वो नेचुरल आहार ज़्यादा खाता है बजाय ट्रेडिशनल आहार के, क्योंकि उसे मालूम है क्या खाना है और कैसे खाना है। जब आप अपने आहार को हाई टेम्परेचर पे गर्म कर देते हो, तल देते हो, भून देते हो, तो जो उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है। और ये बिगड़ा हुआ प्रोटीन स्ट्रक्चर जब बॉडी के अंदर जाता है, और अगर से लीकी गट सिंड्रोम है शरीर के अंदर, जैसे ही वो प्रवेश कर जाता है हमारा इम्यून सिस्टम इमीडिएटली एक्टिव हो जाता है। उसे मालूम है कि जो प्रोटीन आया है वो नेचुरल प्रोटीन नहीं है, वो दुश्मन जैसा कोई प्रोटीन लग रहा है जिसको मैं नहीं जानता। तो क्या करेगा? हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और इसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बना के इसको मार डालेगा। अनफॉर्चुनेटली अगर इस प्रोटीन के जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसी के जैसा स्ट्रक्चर बॉडी के किसी ऑर्गन की सेल के जैसा हुआ तो हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा, और जो एंटीबॉडी उसने बनाई थी वो एंटीबॉडी जाकर आपके किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन की सेल को डैमेज कर सकती है अगर उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक जैसा मिल गया। क्योंकि आपके एंटीबॉडी को लगेगा कि यार ये जो सेल है ना ये इन्फेक्टेड हो गई है, इसे मारने का तो फरमान सुना दिया गया है। इससे होगा क्या? आपको हो जाएगी ऑटो इम्यून डिजीज, आप बीमार होने लगेंगे। आपको आर्थराइटिस हो सकता है, आपको लीकी गट सिंड्रोम हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं। ये अपच प्रोटीन जो है ये शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इसके लिए आपको वेलोपैथी का जो तीसरा सिद्धांत है उसका पालन करना है। आंतों के सिद्धांत को समझना है, आंतों का सिद्धांत क्या कहता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का सिद्धांत भी समझना है। कुल मिला के जो 10 सिद्धांत है उसको बहुत अच्छे से समझना है। आप आपकी पूरी बीमारी को घर बैठे ठीक कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आप आहार के सिद्धांतों को समझें और साथ में पालन करें।
80-20 के रेशियो में फूड रेशियो फॉर्मूला अप्लाई करें। अगर 365 दिन को 80-20 में मैं बांट दूं तो 300 दिन होते हैं 80% और 65 दिन माने जाएंगे आपके 20%। मतलब 300 दिन आपको वेलोपैथी की डाइट को फॉलो करना है और 65 दिन आप इंजॉय कर सकते हैं। 65 दिन को अगर मैं मंथ में डिवाइड करूं तो 4 दिन हमें मिल जाते हैं, 4 संडे। मतलब हर वीक में आप एक दिन अपने आहार को एंजॉय कर सकते हैं, दूसरा आहार खा सकते हैं। बस शर्त यही रखिएगा कि आप अगर अच्छा जंक फूड भी खा रहे हैं तो उसके साथ सैलेड जरूर ऐड कर लें। तीनों वक्त में आप कचरा ना खाएं। आप 3 वक्त में से 2 वक्त जो है वो अच्छा खाना खाएं। मालूम है कि शाम को जो है मार्केट जाना है, बाहर जाके हम खाना खाएंगे, तो आप पहले ही घर पे 2 टाइम का जो भोजन है वो परफेक्ट वाला कीजिए, जिससे शरीर को कोई डैमेज नहीं होगा। भोजन पकाने में जितना अधिक तापमान का प्रयोग किया जाएगा, आपका भोजन उतना ही न्यून पोषण वाला होगा। क्योंकि जो अपने भोजन को पकाने की जो प्रोसेस अब हम अप्लाई करते हैं वो हाई फ्लेम की है। हमारे पास समय नहीं है, हम तेज आंच में खाने को गर्म करते हैं, 2 से 3 बार गर्म करते हैं। कुछ लोग तो है माइक्रोवेव में खाने को गर्म करते हैं, इससे उसमें पोषक तत्व कम होना चालू हो जाते हैं। हम जिस तेल में खाने को पकाते हैं वो पूरा खाने को ही बर्बाद कर देता है, क्योंकि वो रिफाइंड फूड है। उससे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जो कि मैं आगे आने वाले चैप्टरों में भी डिस्कशन करूंगा और आपको सिखाऊंगा। उद्योगों में बने आहार, जिन्हें प्रोसेस फूड कहा जाता है, ये आहार कहीं उगता नहीं है। मेडिकल इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री, जो फूड इंडस्ट्री है वो इन्हें बनाती है, और फूड इंडस्ट्री की इनकम एक ही चीज़ से है, आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा कब खाओगे? जब ये स्वाद में बेहतरीन होंगे। और स्वाद बनेगा आपका सॉल्ट, फैट और शुगर से। कहीं ना कहीं ये तीनों इंग्रेडिएंट इसके अंदर मिलाए जाएंगे, बनाए जाएंगे। ये कहीं भी उगता नहीं है। चीज़ कहीं उगता नहीं है, बनाना पड़ता है। शुगर कहीं उगती नहीं है, बनानी पड़ती है। तेल कहीं उगता नहीं है, बनाना पड़ता है। चिप्स कहीं उगती नहीं है, बनाना पड़ता है। कोल्ड ड्रिंक्स कहीं उगती नहीं है, बनाना पड़ता है। ये मैन मेड फूड हैं। इन्हें केवल एंजॉयमेंट के लिए खाएं, लाइफ के लिए ना खाएं, लाइफ स्टाइल ना बनाएं। कि आपने एडवर्टाइजमेंट देख लिया कि भैया कोई एक ड्रिंक आए जिसको पीने के बाद ही आप में एनर्जी आएगी, आप चार्ज हो जाएंगे, तो ये गलत थिंग्स है। वो केवल विज्ञापन है। नीचे लिखा हुआ आता है रचनात्मक चित्रण, तो वो कला आप विकसित कर लो, क्योंकि आपको गलत आहार बेचा जा रहा है। तो ये आहार खाने योग्य नहीं होता, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। रिफाइंड शुगर शरीर के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक रिफाइंड शुगर है, क्योंकि इसकी वजह से बॉडी में साइटोकिन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी प्रोसेस बढ़ जाती है। और अधिकतर बीमारियों की मुख्य वजह बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में स्वेलिंग का होना है। स्वेलिंग इज़ अ हीलिंग प्रोसेस। ये हीलिंग हो रहा है, मतलब शरीर में कहीं ना कहीं पहले कुछ डैमेज हुआ था। तो जब कभी भी शरीर के अंदर साइटोकिन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? आपकी बॉडी में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस बढ़ जाएगी, और शुगर जो है, शक्कर जो है, रिफाइंड शक्कर, ये शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा सूजन पैदा कर देती है। इसी वजह से इसको इन्फ्लामेटरी फूड लिस्ट में टॉप का स्थान मिला है। और अचरज की बात है कि शुगर को 56 अलग अलग नामों से जाना जाता है। डायरेक्ट शुगर के नाम से नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी शुगरों के नाम से जाना जाता है इसका। और ये अधिकतर मिलेगी किसमें? ये मिलेगी केवल और केवल पैकेट बंद आहारों में। नेचुरल में ये कभी नहीं पाई जाएगी। नेचुरल शुगर अलग चीज़ होती है, वो फ्रक्टोज शरीर के लिए बहुत काम आता है, लेकिन ये शरीर को नुकसान कर सकती है रिफाइंड शुगर। सिंपल प्रोसेस फूड, सिंपल प्रोसेस फूड जिसको आग से पकाया गया हो, तो ये है भारतीय शैली का सर्वश्रेष्ठ आहार, इंडियन फूड। देख रहे हैं आप, इडली सांभर। इडली राइस से बनी है, नॉन रिफाइंड राइस से बनी है, फर्मेंटेड है, एंजाइम भरपूर मात्रा में है। जो चटनियाँ यूज़ की जाती हैं वो बहुत अच्छी होती है। जो सांभर यूज़ किया जाता है ये भी बॉइल्ड है, विभिन्न प्रकार की दालें और सब्जियां इसमें उबली हुई हैं, तो ये शरीर के लिए हेल्दीएस्ट फूड कहलाता है। उसी प्रकार दाल चावल, ये भी शरीर के लिए हेल्दीएस्ट है, बशर्त हो कि ये दोनों चीज़ें नॉन रिफाइन हो, रिफाइन ना हो। ये शरीर के लिए सबसे अच्छा आहार माना जाता है। आप सुबह उठने से 1.5 से 2 घंटे के अंदर पहला भोजन करें। चाहे तो आप इडली सांभर ले लें, नहीं तो दाल चावल बना लें। लोग बोलते हैं सर सुबह सुबह हम तो खाना बना ही नहीं पाते।
हम वेलोपैथी के माध्यम से लोगों को सिखाते हैं कि सुबह उठते से सबसे पहला काम होना चाहिए, जाइए किचन में, सबसे पहले दाल चावल का कुकर रखिए, उसके बाद आप नहाने जाइए, नहा के फ्रेश होके जब तक आएंगे आपके दाल चावल रेडी हो जाएंगे। दाल चावल से अच्छा कोई आहार ही नहीं है। नॉन रिफाइंड दाल चावल आहार लीजिए, साथ में आप उसके सलाद वगैरह रख लीजिए। 2 से 5 मिनट में ये भोजन हो जाएगा और सुबह का पहला भोजन अगर आपने समय पे कर लिया है तो अगला भोजन भी समय पे हो जाएगा। सुबह नाश्ता मत करिए, उपमा मत खाइए, कचरा बगदा मत खाइए, चाय बिस्किट बिल्कुल मत लीजिए, बॉडी में एसिड लेवल बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ेगा, स्वेलिंग बढ़ जाएगी, बॉडी में डैमेज होने लगेगा, जो कि शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। आहार का सिद्धांत यही कहता है कि कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, यही हम आपको सिखाते हैं और ये आपको बहुत अच्छे से सीखना है। जो लोग सुबह सुबह उठते से ही सबसे पहले बैड टी पीते हैं, वो बैड टी है, पीने के लिए सही नहीं है। उसके साथ आपने टोस्ट खा के और ज़्यादा बर्बाद कर लिया, बिस्किट खा के और ज़्यादा अपने आप को बर्बाद कर लिया। अपने भारतीय संस्कृति में आइए, भारतीय संस्कृति का आहार ये है, दैनिक दिनचर्या में इसे अप्लाई कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। फिर होता है अति प्रोसेस फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड। अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो है ये भी उद्योगों में बनाया जाता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं वो कहीं मिलते नहीं हैं। एक जैसा स्वाद रखने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का उसमें प्रयोग किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का यूज़, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली हैं जो शरीर के लिए बिल्कुल काम की नहीं है, उल्टा वो नुकसान कर देती है। और आज का चलन इन्हीं आहारों का है, अति प्रोसेस फूड होते हैं। ये है अति प्रोसेस फूड की लिस्ट। ये शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। एक्चुअल में ये फूड है ही नहीं और हम इन्हें फूड समझ के खाते हैं। याद रखिएगा, प्रतिदिन की गई एक छोटी सी गलती एक दिन बड़ी बीमारी को जन्म दे देती है। फाइंड योर माइक्रो मिस्टेक। रोज एक ना एक फूड खाने में आ जाता है, नहीं खाना। अगर बच्चे खा रहे हैं उन्हें रोकिए, क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। उन्हें सुबह सुबह भोजन करने की आदत डालिए। हमारी भारतीय जीवन शैली परंपरा को अपनाइए कि भोजन मतलब आहार जो है वो क्या है। ये आहार नहीं है, ये नाश्ता है और ये इंडियन नहीं है। ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। रिफाइंड फूड है ना, ये है नेचुरल और ये किया गया रिफाइन करके। ये है नेचुरल और ये किया गया रिफाइन करके। आप खुद सोचिए, मार्केट से अगर आप 1 किलो टमाटर घर लेकर आते हैं तो सभी टमाटर का स्वाद अलग अलग आता है, लेकिन एक सॉस की बोतल आप रतलाम में खरीदो, इंडिया में खरीदो, इंडिया के बाहर खरीदो, सबका स्वाद एक जैसा आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको रिफाइन किया गया है। एक जैसा स्वाद और एक जैसा रंग बनाए रखने के लिए उसके अंदर केमिकल और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया गया है जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो आप लोगों को विशेष तौर से समझना होगा कि ये खाने के लिए नहीं है। ये करेगा क्या? इसमें सॉल्ट की अधिकता है। ये किसी और खाने को आप जब इसके साथ मिला के खाएंगे तो ये ओवर ईटिंग करा देगा। आप नॉर्मली में अगर आपको संतरे दे दूं तो 1 या 2 संतरे आप हद से हद खा पाओगे, लेकिन जूस वाले पैकेट में 1 गिलास जूस के अंदर बताया जाता है कि 4 से 5 संतरों का उसके अंदर ताकत होती है। 4 से 5 संतरों का जूस उसमें निचोड़ा गया है। आप खुद सोचिए कि 4 से 5 संतरे एक बार में आप खा सकते हैं? आप नहीं खा पाएंगे। लेकिन जब ये आप अपने शरीर के अंदर डाल देंगे, आपका बच्चा ये शरीर के अंदर डाल देगा, होगा क्या? आपकी बॉडी का शुगर लेवल कुछ ही मिनटों के अंदर स्पाइक कर जाएगा। अब जब शुगर लेवल इमीडिएट बढ़ेगा तो इंसुलिन लेवल बढ़ जाएगा, और अगर इंसुलिन लेवल बढ़ेगा तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आप लोगों को हो सकती है, जो कि आगे डिस्कशन करके बताऊंगा। आज का जो है रिफाइन अनाज की रिफाइनिंग कर करके पूरा उस अनाज से जो पोषक तत्व है वो निकाल लिए, उसके ऊपर का ब्रेन निकाल लिया जिसके अंदर विटामिन बी पाया जाता है ना, हल निकाल लिया, उसके अंदर से जर्म निकाल लिया जिसके अंदर विटामिन ई पाया जाता है, और फिर आपको बोला जाता है कि सर आप विटामिन बी के डिफिशिएंट हो चुके हैं, यहाँ पे विटामिन बी की कमी है, अब तो बिकासुल खाना पड़ेगा, न्यूरोबियोन फॉर्ट खाना पड़ेगी, विटामिन ई के कैप्सूल लेना पड़ेंगे। अरे अपना दिमाग लगाइए, आप लोगों के पास नॉन रिफाइन आहार था, रिफाइन कर करके उसको नुकसान कर दिया गया। रिफाइन करने से वो अच्छा दिखने लग गया, कम समय में पकने लग गया, लेकिन उससे नुकसान भी हो गया। मेडिकल इंडस्ट्री ने विटामिन ई निकाल लिया, बी निकाल लिया और कैप्सूल में भर दिया। यहाँ से पहले कमी हो गई, अब बाद में आपको खाना पड़ रहा है कैप्सूल फॉर्मेट में। तो नॉन रिफाइन आहार लाएं। हाँ, ये बात जरूर है कि नॉन रिफाइंड आहार स्वाद में उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। जब स्वाद में बहुत अच्छा नहीं होता तो आप अपनी लिमिट से भी कम खाएंगे।
लेकिन स्वाद में अच्छा होगा तो अपनी लिमिट से ज़्यादा खाएंगे, और अपनी लिमिट से ज़्यादा खाएंगे तो बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, दुनिया जहान की बीमारियां आप साथ ले आएंगे। तो नॉन रिफाइंड आहार आपको खाना है। तेल की रिफाइनिंग आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हर जगह तेल रिफाइन किया जा रहा है। नॉन रिफाइंड तेल मिलता ही नहीं है क्योंकि हम डिमांड ही नहीं करते। हमें तो अच्छा साफ दिखने वाला ऑयल चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। वो डब्बा बंद तेल है, अगर डब्बा बंद किया है तो एक्सपायरी डेट लिखना पड़ेगी। और आप खुद सोचिए, अगर आप एक व्यापारी हैं तो 3 महीने एक्सपायरी डेट वाला आप अपने पास सामान रखना पसंद करोगे या 3 साल वाला? क्योंकि जो ओरिजिनल तेल होता है उसकी एक्सपायरी डेट 3 से 6 महीने ही होती है। जो घानी से निकाला जाता है ताज़ा, वो 3 से 6 महीने ही चल पाएगा, उसके बाद उसमें हीक आने लगेगी, बदबू आने लगेगी। लेकिन नॉन रिफाइंड तेल अगर आप लिया तो ये 3 साल आप रख सकते हैं। 3 साल के बाद भी ये बदबू नहीं मारेगा क्योंकि जो इसको रिफाइनिंग प्रोसेस से गुजारा गया है, इसके अंदर से सब कुछ निकाल लिया गया है। विभिन्न प्रकार के तेलों को और मिक्स कर दिया गया है, जो तेल खाने लायक ही नहीं है वो भी मिला दिए गए, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा आप बीमार होंगे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा जो शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। आखिर कैसे आता है रिफाइंड तेल में जहर? जब रिफाइंड तेल को रिफाइन करने के लिए 200 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाता है तब उसके अंदर एक तत्व बनने लगता है HNE4 हाइड्रोक्सिनन नॉनिनल। ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा कर देता है। ये शरीर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेता है जिससे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आने लगता है, और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पाचन तंत्र में सूजन कर देता है जिसकी वजह से IBD हो सकता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, आपके LDL को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। ये आप LDL का ऑक्सीडेशन जो है वो आप पढ़ेंगे कोलेस्ट्रॉल के सिद्धांत में, जिसमें आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का जो सिद्धांत है वो उसके बाद आने वाला सिद्धांत है, उसको भी आप बहुत अच्छे से समझिएगा तो ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसको एक छोटे से फॉर्मेट में सिखा देता हूँ कि क्या है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करें तो एक जो हेल्दी एटॉम्स होता है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन की सहायता में ही सेलुलर लेवल पे अच्छे से काम हो सकता है। अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही काम होगा, नहीं तो वो काम नहीं कर पाएगी सेल, है ना। जब आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है तो उसका जो एक एटॉम है उसका एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है। जो रिफाइनिंग प्रोसेस वगैरह होती है, आप खाने को पकाने की जो प्रोसेस करते हैं उससे एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि ये अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए दूसरे का इलेक्ट्रॉन छीनने लग जाता है, और जब दूसरे का इलेक्ट्रॉन अगर छीनेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन ये जो है एक फ्री रेडिकल बन जाएगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करेगा, ये डैमेज करेगा जा जाके और दूसरों के इलेक्ट्रॉन को छीनेगा। इससे बॉडी के अंदर एक चेन रिएक्शन चालू हो जाएगी और ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा हो जाएगा, और ये तनाव उस सेल को अपना काम नहीं करने देगा। और हम जानते हैं वेलोपैथी का पहला नियम, इफ सेल इज वेल देन बॉडी इज वेल, और ये नियम वहाँ पर टूट जाता है क्योंकि वो सेल अपना काम ही नहीं कर पाती, अपनी एनर्जी ही नहीं बना पाती। इसलिए रिफाइंड तेल को आज से ही बंद करें, शुद्ध तेल खाएं, शुद्ध स्वास्थ्य बनाएं। ये आपको डिसाइड करना है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आप एलोपैथी में आए ही इसीलिए हैं ताकि आप वो कला विकसित कर सके, स्वस्थ रहने की कला बना सके। दुनिया का कोई जानवर बीमार नहीं है, वो स्वस्थ है। क्यों? वो जानता है उसे क्या खाना है, कैसे खाना है और कब खाना है। एक इंसान ही ऐसा व्यक्ति है जिसे कुछ नहीं पता, वो दूसरों पे डिपेंडेंट है। कोई ज्ञानचंद आके बताएगा इतनी बजे खाना चाहिए, कोई रायचंद आके बताएगा रात को इतनी बजे खाना चाहिए। अरे अपने नेचुरल फूड को समझिए, बॉडी को समझिए और नेचुरल तरीके से जीना स्टार्ट कीजिए। प्रोसेस फूड के हानिकारक प्रभाव क्या क्या होते हैं? पाचन तंत्र को हानि। सबसे पहली बात, जो रिफाइंड फूड होता है ये फाइबर लेस होता है, इसमें कोई फाइबर नहीं होता, और फाइबर शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, है ना, और फाइबर, पानी, ये 7 चीज़ों से मिलकर न्यूट्रिएंट्स बनते हैं। लेकिन फाइबर को हटा दिया, क्यों? फाइबर डू नथिंग, फाइबर कुछ नहीं करता, इसमें कुछ नहीं होता। ये एक आधा सत्य है। फाइबर शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। फाइबर ही पानी को होल्ड करके रख सकता है, जो पाचन तंत्र में बहुत अच्छे से काम आता है। फाइबर जो है वो गट बैक्टीरिया का भोजन है, मतलब जो गट बैक्टीरियाज होते हैं वो फाइबर को खाकर जीवित रहते हैं। जब उन्हें ही भोजन नहीं मिलेगा तो वो डेड हो जाएंगे, और अगर वो डेड हो गए तो खाना पचाएगा कौन? फिर आपको अपच रहेगी, दूसरी सारी समस्या हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप पे खड़ी हो जाएगी।
इसीलिए नॉन रिफाइन खाना हमें खाना है, रिफाइन खाना हमें नहीं खाना है। रिफाइन फूड जो है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है शरीर के अंदर जाने के बाद इमीडिएटली घुल जाना, ब्लड में मिल जाना। जो जितनी जल्दी घुलेगा उतना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का होगा। जैसे शक्कर वो डालोगे वो इमीडिएटली घुल जाएगी, उसको पाचन तंत्र में जाके पचने की आवश्यकता नहीं है, वो पची पचाई है। जो पाचन की प्रोसेस है ये जीआई उसको डिफाइन करता है। तो ये 100 के स्केल पे मापा जाता है। जो 100 के करीब होगा वो बहुत जल्दी घुल जाएगा शरीर में, जो उससे बिलो होता जाएगा वो कम से कम घुलेगा। एग्जाम्पल के रूप में अपन देखें कि रिफाइंड चावल, कोई सा भी रिफाइंड चावल अगर आप ले आओ तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा 72 के अबव, मतलब शरीर में ये जल्दी घुलेगा। और अगर एप्पल की बात करूं तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा 50 के आसपास, मतलब ये चावल से थोड़ा धीमे घुलेगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूं नॉन रिफाइंड राइस की, सैला चावल है, उबला चावल है, उसना चावल है, जो नॉन रिफाइन है उसकी मैं बात करूं, ब्राउन राइस की बात करूं तो ये नॉन रिफाइन है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आएगा 38 to 40 के आसपास। सोचिए कितना कम है। भारतीय संस्कृति का आहार है नॉन रिफाइंड चावल और वाइट राइस है बाहरी पाश्चात्य जीवन शैली का आहार। तो जो बोला जाता है कि चावल खाने से मोटापा आएगा, वो पाश्चात्य जीवन शैली वाला चावल की बात हो रही है, रिफाइन की। वो नुकसान करेगा, वो आपको नहीं खाना है। नॉन रिफाइंड राइस ही खाना है। कम स्वादिष्ट होगा तो फायदा मिलेगा कि हम इसे कम खाएंगे, और कम खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, ज़्यादा खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। प्रोसेस्ड फूड वास्तव में भोजन होते ही नहीं हैं। इन्हें केवल अच्छा दिखने और अच्छा स्वाद के लिए बनाया जाता है, स्वास्थ्य के लिए नहीं बनाया जाता। बेवकूफ़ मत बनिए। प्रोसेस्ड फूड से शरीर में आंतरिक सूजन आ जाती है, क्योंकि उसमें शक्कर मिली हुई होती है, रिफाइंड फूड्स मिले हुए होते हैं, रिफाइंड थिंग्स उसमें डाली जाती हैं, केमिकल्स उसके अंदर होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भरपूर होता है, शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, जिससे स्वेलिंग आती है। और स्वेलिंग के सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? टॉन्सिलाइटिस आपको हो सकता है, जॉइंट पेन आपको हो सकता है, जॉइंट में स्टिफनेस रहने लग जाती है ना, बाउल इन्फ्लामेशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, आपको बॉडी पेन हो सकता है, ऑर्थराइटिस हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, बाउल डिजीज हो सकता है, जॉइंट डिजीज हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकता है। और हम ऐसे बन गए हैं कि ये जो आ रहे हैं हमें सिम्टम्स, और हम कराने लग गए हैं इनका इलाज, जबकि इसकी जड़ है प्रोसेस्ड फूड। हर व्यक्ति प्रोसेस्ड फूड खा रहा है, जिसकी वजह से हर घर के अंदर ये बीमारियां मिल रही हैं। हर व्यक्ति को सुबह सुबह उठ के सर दुखने लगता है, बहुत सर दुख रहा है, बहुत सर दुख रहा है। क्या करना चाहिए? चाय पी लो। तो चाय नमक उससे अपने आप को शांत कर लेते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते। ये सर दर्द आखिर हुआ क्यों? ऐसा क्या खाया था 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, जिससे मुझे आज सर दर्द आया? हर घर के अंदर सुबह शाम में सर दर्द। काम करते, काम की वजह से हो गया होगा। काम की वजह से सर दर्द नहीं होता, जो आपने आहार खाया था वो पचा ही नहीं, एनर्जी आई नहीं, बॉडी में स्वेलिंग आ गई, उसकी वजह से बॉडी में एनर्जी नहीं रही, तो शरीर ने बोला भैया बैठ जाओ, काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपका दिमाग लगाएगा ही नहीं। इससे क्या होगा? आपकी बॉडी में पेन रहने लगेगा, हेडेक होने लगेगा, आपसे काम नहीं होगा, फिर आप जाके वापस चाय पी लोगे और आप एडिक्शन के शिकार होते चले जाओगे। प्रोसेस्ड फूड द्वारा याददाश्त और सीखने की समस्याएं बहुत ज़्यादा होने लग गई है। आज इतनी आधुनिक जीवन शैली आ चुकी है, हमारे पास बहुत सारे गैजेट्स हो गए, पर फिर भी बच्चे जो हैं वो मंदबुद्धि होने लग गए हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है यही रिफाइंड फूड। वो चिड़चिड़े हो गए हैं, वो ज़िद्दी स्वभाव के हो गए हैं, क्योंकि हम उन्हें ऐसा आहार खिलाते हैं। हम अच्छा वो, और जो फूड इंडस्ट्री होती है उनका टारगेट ही बच्चे ही होते हैं। उनको मालूम है कि सुबह सुबह कितनी बजे विज्ञापन देना है, जिस समय पे बच्चे घर पे होंगे। उनको प्राइम टाइम पता है, दोपहर में वो विज्ञापन नहीं आएंगे, जो विज्ञापन सुबह 7 से 10 बजे के बीच में आएंगे। मालूम है बच्चा टीवी के आसपास या मोबाइल या लैपटॉप पे होगा, वहाँ विज्ञापन दिखाओ, खाने पीने के व्यक्ति उसे मंगवाएगा, उसे अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाओ और फिर हम उसे खाएंगे। और वो एक बार खाएगा, एडिक्शन का शिकार हो जाएगा, क्योंकि फैट और शुगर, सॉल्ट, ये बॉडी में जब इसको किसी परफेक्ट मात्रा में मिला दिया जाता है तो बॉडी में डोपामाइन रिलीज होने लग जाता है, उससे एडिक्शन आता है। इसको खाने के बाद बहुत अच्छा लगता है, और जिस चीज़ से अच्छा लगता है बॉडी को उसका एडिक्शन होने लगता है, शरीर को काफ़ी नुकसान देगा। प्रोसेस्ड फूड में कृत्रिम रसायनों का प्रयोग किया जाता है ताकि वो एक जैसे कलर, गंध और सुगंध के हों, टेस्ट के हों। और ऐसा अगर करना है तो उसमें रसायन तो मिलाने पड़ेंगे, क्योंकि रसायनों का ही टेस्ट जो है वो एक जैसा हो सकता है। नेचर तो अपने एक पेड़ में 500 आम लगाएगी और 500 के 500 आमों का स्वाद अलग अलग होगा।
ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि वो एक जैसा स्वाद इसी वजह से आ रहा है क्योंकि उसके अंदर केमिकल का प्रयोग किया गया है। प्रोसेस फूड से भूख अनियंत्रित हो जाती है, इससे बॉडी का मैकेनिज्म खराब हो जाता है और बॉडी में बहुत सारा फैट जमने लगता है क्योंकि आप ओवर ईटिंग सिंड्रोम के शिकार हो जाते हो। कैसे होते हो? क्योंकि हाई लेवल ऑफ इंसुलिन आपके लेप्टिन को ब्लॉक कर देता है। फूड डायमेंशन में जाइए, फूड डायमेंशन को पढ़िए, वहाँ पे मैंने लेप्टिन और ग्रेलिन को समझाया है। लेप्टिन जो है वो स्टॉप ईटिंग हार्मोन है और ग्रेलिन जो है वो हंगर हार्मोन है। ग्रेलिन आएगा मतलब खाना है, लेप्टिन आ जाए मतलब रुकना है। तो जब आप प्रोसेस फूड खाते हो तो होता क्या है, बॉडी में इंसुलिन लेवल, क्योंकि आपका शुगर लेवल इमीडिएट बढ़ गया क्योंकि वो प्रोसेस्ड है, बहुत जल्दी आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, उसी हिसाब से आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन को भी निकलना पड़ेगा। उससे होगा ये कि वो सेल, इंसुलिन इतना सारा निकलने के बाद वो सेल खा नहीं पाएगी। एग्जाम्पल रूप से समझते हैं, मान लीजिए आप खाना खाने बैठे और आप 2 रोटी खा सकते थे और मम्मी जी ने आके आपकी थाली में 5 रोटी एक साथ रख दी, तो आप क्या करोगे? आप तो 2 ही खा सकते थे, 2 खा लोगे, उसके बाद मना कर दोगे मैं नहीं खा पाऊंगा, तो क्या होगा? बची हुई 3 रोटी को आप काय में रख देंगे? टिफिन में रख देंगे, रोटी के कटोरदान में रख देंगे, है ना। ठीक उसी प्रकार शरीर भी यही करता है कि जब बहुत सारी शुगर एक साथ आ जाती है तो आपकी जो सेल है इंसुलिन के माध्यम से जितना खा सकती है वो खा लेगी, उसके बाद इंसुलिन को मना कर देगी मेरे को नहीं खाना, तो बचा हुआ जो है वो क्या होगा? शुगर फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करके रख दिया जाएगा, है ना। अब स्टोर करके रख दिया गया है क्योंकि वो स्टोर हो चुका है। अब वापस आपको भूख लगी तो आपको क्रेविंग होगी कुछ खाना है, और हम भूख का तो इंतज़ार करते ही नहीं है, हमें तो इमीडिएट खाना है। अगर आपने वहाँ भूख लगने पर भी अपने आप को थोड़ा रोक लिया कि अब तो 12 बजे ही खाना खाने को मिलेगा, तो शरीर इसको फैट को बर्न कर देगा। लेकिन जैसे ही क्रेविंग हुई आपने जाके फिर कुछ खा लिया, कहीं लोग बादाम लेके घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, चना मिल गया कुछ खा लिया, चॉकलेट मिल गई कुछ खा लिया, जाके सिगरेट पी के आ गए, आपने जाके चाय पी ली, बिस्किट खा लिया, कुछ ना कुछ खाना है। पुरानी भारतीय जीवन शैली में हम 3 वक्त का ही भोजन करते थे, सुबह दोपहर शाम। अब तो कोई वक्त ही नहीं है, हर दम हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, क्रेविंग का शिकार होते हैं, और इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से हमारी क्रेविंग खत्म नहीं होती। डायबिटीज़ वाला भूखा ही रहता है, उसको जब देखो जब उसको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। क्यों? उसने अपनी लाइफ स्टाइल नहीं बनाई है, उसकी बॉडी में इंसुलिन लेवल काफ़ी हाई रहा है और बॉडी इंसुलिन रेसिस्टेंस हो गई है, जिसकी वजह से शुगर लेवल अप चल रहा है, जिस वजह से उसको डायबिटीज़ आ रही है। समझिए कि उसे समस्याएं कहाँ से आ रही है, वो है प्रोसेस फूड। लेकिन यार आज के ज़माने में हम अगर बात करें, हम तो ये सब चीज़ें खाते ही नहीं है, तो आजकल के बच्चे खाते हैं। बड़े बुजुर्ग बोलेंगे सर हम ये तो सब खाते ही नहीं है, फिर हमें डायबिटीज़ क्यों आ रहा है, फिर हमें मोटापा क्यों आ रहा है? उसका कारण है वर्तमान समय का भारतीय आहार सब कुछ रिफाइन वाला है। सुबह उठते से चाय चाहिए, टोस्ट चाहिए, बिस्किट चाहिए, टोटली रिफाइन आहार। पोहा चाहिए, रिफाइन आहार। पराठा चाहिए, पराठा काय का बनाया है? गेहूं का बनाया है ना। गेहूं को बनाने के लिए बहुत रिफाइनिंग प्रोसेस लगती है, आगे समझाऊंगा गेहूं कैसे रिफाइन होता है। चावल लिया, हमें सफ़ेद चावल चाहिए, हमें वो मोटा मोटा चावल हमें नहीं अच्छा लगता। दाल ली, हमें तो बिल्कुल घिसी हुई दाल चाहिए, है ना। रोटियां जो खा रहे हैं पूरी रिफाइन वाली है। तो ये है हमारी भारतीय जीवन शैली का आहार वर्तमान समय का। पुराने समय में ये आहार हमारे यहाँ नहीं होते थे, ये टोस्ट बिस्किट वगैरह हमारे यहाँ नहीं थे। आज का आहार है, सुबह उठते से ही सभी लोगों को यही आहार चाहिए। तो ये है रिफाइन आहार, रिफाइन तेल में बना आहार, शरीर के लिए भयानक नुकसानदायक आहार, बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, है ना। तो ये रिफाइन चावल, रिफाइन सब्जी, रिफाइन रोटी, सब कुछ रिफाइन। और पुराने समय का भारतीय जीवन शैली का आहार क्या था? सुबह हम उठ के मक्का की रोटी खाया करते थे, है ना। इंडियन फूड को अपनाते थे, दाल चावल खाते थे, सैलेड बहुत ज़्यादा खाते थे। सोचिए इस वाले सुबह के आहार में तो सलाद है ही नहीं। अरे काटने का समय कहाँ है? आप कैसी बातें करते हैं? स्वास्थ्य के लिए खुद ही मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे होगा? मेहनत तो करना पड़ेगी, नहीं तो डॉक्टर जो है, आप मेहनत से कमाइए, डॉक्टर आराम से ले जाएगा, आपकी गलतियों का वो कमा के खाएगा। आपको इंडियन फूड पे जाना है। बिना रिफाइंड फूड पाचन में धीमे होते हैं, ये धीमे धीमे पचते हैं, दैट्स वाई ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स में लो होते हैं। आप ये खाना खाने के साथ साथ सलाद को जब ऐड कर देते हैं तो वो स्लोली डाइजेस्ट होता है और भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, पेट भरा भरा रहता है। ये वाला आहार खाने के बाद 3 से 5 घंटे बाद ही भूख लगती है, ये आहार खाने के बाद हर 1 घंटे में भूख लगने लग जाती है। समझिए आप कहाँ गलती कर रहे हैं। फाइंड योर माइक्रो मिस्टेक।
है ना। रिफाइनिंग की बात कर रहा था, चलिए अपनी भारतीय जीवन शैली के अंदर घट्टी में जब पुराने ज़माने में आहार पीसा जाता था तो ये घट्टी 1 मिनट के अंदर 50 से 60 बार ही घूम सकती थी। लेकिन आज जो हमारे पास मशीनें आ गई हैं, ये 1 मिनट में 500 से 600 बार घूम जाती है। तो जब इसमें घूमती थी तो आटा गर्म नहीं हो सकता था और मोटा ही पिसेगा, लेकिन जब इसमें पिसता है तो वो मैदे के बराबर हो जाता है। छानने के बाद कुछ नहीं बचता, लेकिन इसमें छानने के बाद बहुत कुछ बचता था। मोटा मोटा हमारा आटा रहता था। जैसे आज मक्की का जो आटा होता है वो मोटा रहता है, उसको बारीक नहीं किया जाता। ठीक उसी प्रकार हमारा गेहूं का भी आटा मोटा होता था, फाइबर वाला होता था, लेकिन इस मशीन के माध्यम से वो फाइबरलेस हो गया। इस वजह से उसको रिफाइंड फ्लावर कहा जाता है। वो एक तरीके से मैदे के समान ही है। वो बॉडी में आपको इंसुलिन लेवल को स्पाइक करेगा, शुगर लेवल को स्पाइक करेगा। और जिन लोगों को तोंद आती है वो तोंद ही है व्हीट बेली, गेहूं से आने वाली तोंद। मक्का खाने वाले को कभी तोंद नहीं आएगी। आदिवासियों को देख लो, उन्हें कोई तोंद नहीं है। तो वेलोपैथी लाइफस्टाइल हम कैसे बनाएं? पूरा भोजन बदलने के बजाय छोटे छोटे बदलाव के, जैसे सुबह की शुरुआत जो है वो प्रोसेस फूड के बजाय फल से कर सकते हो, अंकुरित अनाज से कर सकते हो, है ना। 100% भोजन जो पका हुआ है उसे खाने के बजाय उसके अंदर सलाद को आप ऐड कर सकते हो। फूड रेशो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। किसी होटल में अगर आप खाना खाने जाते हैं तो सबसे पहले सलाद ऑर्डर कीजिए, 2 प्लेट 3 प्लेट सलाद ऑर्डर कीजिए और उससे पेट भर लीजिए, है ना। यात्रा पे जाएं तो फल साथ में लेकर जाएं। रिफाइंड तेल के बजाय घानी का तेल लेकर आएं। मार्केट में मिलती है, घानी की मशीन होती है, अमेजोन से आप मंगा लीजिए। ये इलेक्ट्रिक घानी होती है, घर के अंदर लगाई जा सकती हैं, छोटी छोटी मिक्सर के बराबर की होती है, तो वो आप मंगवा लें। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि शुद्ध तेल आप खाना स्टार्ट करेंगे। रिफाइंड गेहूं के बजाय बाजरा, मक्का, जौ का चावल करें, उसका प्रयोग करें। रिफाइंड चावल के बजाय साबुत चावल जो आता है, जिसको मार्केट में सैला चावल, उबला चावल, उसना चावल, बंगाली चावल के नाम से जाना जाता है, उन चावल का प्रयोग करें। इडली चावल का प्रयोग कर सकते हैं। भोजन बनाने में माइक्रोवेव का इस्तेमाल ना करें। भोजन को धीमी आंच में पकाएं। हमेशा वेलोपैथी के भोजन का सिद्धांत को ध्यान में रखें। भोजन जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, लेकिन क्या खाएं और कैसे खाएं, यह एक कला है और ये कला आप लोग आज विकसित कर रहे हैं। आइसक्रीम के बजाय बर्फ का लड्डू खाएं। मावा मिठाई के बजाय बेसन से बनी मिठाइयों का प्रयोग करें। काजू कतली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बोतल बंद जूस के बजाय आप सीधा ताज़ा फलों का रस ले सकते हैं। क्या वेलोपैथी शो के बारे में आप जानते हैं? वेलोपैथी शो एक ऐसा शो है जहां पर आपको आपकी सारी बीमारी की पूरी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। जानकारी जैसे बीमारी के लक्षण क्या हैं, आपकी बीमारी कौन से डायमेंशन से आ रही है, क्या वो फूड डायमेंशन से आ रही है, पोस्चर डायमेंशन से आ रही है या माइंड डायमेंशन से आ रही है, आखिर आपकी बीमारी का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है, क्या एलोपैथी में इलाज कराना चाहिए या आयुर्वेद में जाएं या होम्योपैथी में जाएं या प्राकृतिक चिकित्सा कराएं या फिर फिजियोथेरेपी कराएं, ये सारी जानकारी आपको आपके उस शो के अंदर मिल जाएगी। लाक्षणिक चिकित्सा कैसे हो सकती है, जड़ चिकित्सा कैसे हो सकती है, आखिर आपकी बीमारी को हम जड़ से कैसे हटाएंगे, इसकी पूरी जानकारी उसके अंदर आपको मिल जाएगी। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपके पास जो भी बीमारी है उसका पूरा एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो को हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या मेल पर हमें भेजें, है ना। आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं। जहाँ तक है जिसके वीडियोस ज़्यादा आएंगे उस वीडियो का पूरा हम एक टॉक टू वेलोपैथी शो बनाएंगे और उस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा और वहाँ से आप वो सारी जानकारी बहुत इजीली हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आज ही हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें। अभी तक आपने हमारी वेलोपैथी की ऑडियो बुक अगर नहीं सुनी है तो जाइए प्लीज़ ऑडियो बुक को जरूर सुनें, उसमें और ज़्यादा जानकारी है और ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आप हमारी वेलोपैथी की ई बुक चाहते हैं तो अमेजोन पर जाएँ, अमेजोन से हमारी वेलोपैथी की ई बुक को डाउनलोड कर लें और वहाँ से आप अपने मोबाइल पर ही पूरी वेलोपैथी की किताब को हासिल कर सकते हैं। आज ही वेलोपैथी के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास वेलोपैथी टॉक टू वेलोपैथी शो का जो पहला संस्करण है वो सबसे पहले आपके पास आए। जो भी वीडियोस बने वो सबसे पहले आपको मिल जाए। आज ही ये सारे वीडियोस अपने माता पिता को जरूर शेयर करें, क्योंकि वो नुस्खे ढूंढ रहे हैं। उन्हें बताएं कि नुस्खों की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बीमारी को सुरक्षा से भी सही कर सकते हैं। प्रोटेक्शन सीखने का उन्हें बताएं। आप जितना उन्हें प्रोटेक्शन सिखाएंगे वो उतनी जल्दी ठीक होते चले जाएंगे। चिकित्सा भी ज़रूरी है लेकिन सुरक्षा भी ज़रूरी है। आप दोनों एक साथ अप्लाई करें और अपनी बीमारियों को जड़ से हटाएं। चलिए वापस अपने चलते हैं चैप्टर की ओर। दूध की चाय के बजाय ग्रीन टी, ब्लैक टी को आप ले सकते हैं।
भूख लगने पर भोजन ही करना है, जंक फूड नहीं खाना है। हमेशा याद रखना है, डिमांड्स क्रिएट मार्केट। अगर आप डिमांड क्रिएट करोगे मार्केट में तो आपको शुद्ध चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो जीवन जीने के लिए भोजन अति आवश्यक है, लेकिन क्या खाएं और कैसे खाएं, यह एक कला है और मुझे आशा है कि ये कला आज आप में विकसित हो गई है। हम छोटा सा एक रिकैप ले लेते हैं। हमने समझा आहार क्या होता है, हमने रियल फूड, जंक फूड, मेडिसिन को समझा, कौन सा फूड शरीर को नुकसान करता है, शक्कर हमारे शरीर को कितना नुकसान कर सकती है, रिफाइंड फूड कितना नुकसान कर सकता है, इंसुलिन का लेवल अगर बढ़ेगा, इंसुलिन रेसिस्टेंस प्रॉब्लम अगर चालू हो जाएगी तो व्यक्ति को क्रेविंग, अगर कोई भी व्यक्ति आपको मिलता है जो दिन भर भूखा रहता है, उसे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, तो वो इंसुलिन रेसिस्टेंस प्रॉब्लम का शिकार हो चुका है। उसे करना ये होगा, उसे डॉक्टर के साथ मिलकर प्रॉपर डाइट को प्लान करना होगा, उसको पूरी लाइफस्टाइल सही करनी होगी, प्रोसेस फूड को इमीडिएटली हटाना होगा, सलाद खीरा ककड़ी को ऐड करना होगा, सुबह का भोजन करना है, दोपहर का भोजन करना है, शाम का भोजन करना है, इतनी सी लाइफस्टाइल उसको फॉलो करना है। मुझे आज आशा है कि आपको ये वेलोपैथी का आहार का सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप वेलोपैथी को सीखिए, सिखाइए, स्वस्थ रह के दिखाइए। देखिए दुनिया में लोग कितनी गलतियां कर रहे हैं। हमें अब डिपेंड नहीं होना है, सेल्फ डिपेंड बनना है। इसलिए वेलोपैथी को हम सीखेंगे, सिखाएंगे, स्वस्थ रह के दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार।